तो दोस्तों कॉम्पिटिशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी आप लोगों की चल ही रही होगी। जो हमारे यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा आप देखेंगे कि 18 को है, 18 जून को है यूजीसी नेट की परीक्षा। अब 4 से 5-7 दिन का समय और बच रहा है लोगों के पास। इस समय टेस्ट सीरीज लोगों को कराई जा रही है, रिवीजन कराया जा रहा है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने बैच ले रखा है उनको लगातार रिवीजन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पेपर तो खैर परसों हो गया, लेकिन जब हल कराया गया तो हंसी इस बात पर आती है, कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ में केवल बता रहे हैं ये मेरे पीडीएफ से, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। भाई जब आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको पीडीएफ नहीं मिला है, अध्ययन सामग्री नहीं मिला है, तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा वो चीज़। तो जो पेड मेंबर्स हैं उन्हीं को सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब जैसे ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, इस टेस्ट सीरीज से आप देखेंगे 3 से 4 प्रश्न परीक्षा में यूजीसी नेट में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये नाटक पर आधारित है। संपूर्ण जो पाठ्यक्रम में आपके नाटक लगे हैं उस पर एक सीरीज कल दी गई, आज ये दूसरी सीरीज दी जा रही है। और जब पेपर हल कराएंगे बताएंगे कि नाटक की दूसरी सीरीज जो दिया था उसमें देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, फिर कहेंगे सर हमें तो नहीं मिला, है ना। तो ये वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हैं, देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए, जो भी टेस्ट सीरीज पब्लिश की जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, उसका लाभ आप ले सकें। यह वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो नाटक पढ़ चुके हैं, अपनी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको रिवीजन करना है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, यह सोचकर छोड़ दिए इससे नहीं आएगा या हमारा तैयार नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, वह न देखें। इसलिए न देखें मेरा सुझाव है, क्योंकि जब प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे कि अब नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो ये बहुत सारी स्थिति आ जाती है। इसलिए अगर आपने पढ़ रखा है तो ज़रूर, अगर पढ़ रखा है तो इस वीडियो को देखें, रिवीजन करें और फिर कमेंट ज़रूर करें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस सीरीज को। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है। इसका प्रकाशन 1928 में हुआ। कुल 5 अंक हैं इसमें, कुल दृश्य 33 है, कुल गीत 17 हैं। इसमें स्कंदगुप्त शासनकाल, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां दिखाया गया। डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ध्रुव सामनी नाटक की महिला पात्र कौन है, प्रश्न संख्या 2 देखें। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। मालविका ध्रुव स्वामिनी की नहीं है, मालविका चंद्रगुप्त की पात्र हैं। ध्रुव सामनी नाटक के पात्र कौन कौन से हैं, तो डी हो जाएगा। सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव तीनों हैं। अलका किस नाटक की पात्र हैं, उत्तर हो जाएगा आपका अलका खजुराहो के शिल्पी नाटक में भी है और जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में भी है। इसलिए चंद्रगुप्त नाटक के साथ साथ खजुराहो का शिल्पी भी मैंने दे दिया है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके के। कभी वैसे खजुराहो का शिल्पी तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए दे दिया है कि कभी कभी मिलता जुलता जो होता है उस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये भी शंकर शेष का नाटक भी मैंने खजुराहो का शिल्पी भी दे दिया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है, उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों और उनके विषय में दिया गया गलत विकल्प कौन सा है, उत्तर हो जाएगा डी, मालविका। मालविका सेल्यूकस की कन्या नहीं है। सेल्यूकस की कन्या कौन है, तो सेल्यूकस की कन्या कार्नेलिया है, कार्नेलिया है। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। निम्न नाटकों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा, जिसमें भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी दिया गया है, उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्रम से ही है। 1, 2, 3, 4। स्वतंत्रोत्तर नाटक की विशेषता क्या है, तो यथार्थपरक बौद्धिकता इसमें है, प्रेम की भावुक और मानवीय संवेदना है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास है, जीवन की विषमताओं का चित्रण नहीं है, उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ कौन सी हैं, यानी संवाद इसमें
कौन कौन सा है? एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा, यह नहीं है। यह किसका है? तो यह सिंहरण का है। जो पहला कथन दिया गया यह चाणक्य का नहीं है, सिंहरण का है। दूसरा और तीसरा आपका उत्तर होगा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये सब चाणक्य का है, लेकिन पहला नहीं है, पहला सिंहरण का है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप पढ़ रखे हों तभी देखिए, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा, उससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त की उदासीनता का कारण क्या था? तो गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम था, भोग विलास के प्रति वितृष्णा थी, विमाता का संयत, छात्र धर्म का अभाव, यह नहीं था। एक ही में लिखा है, अगर अलग अलग लिखा होता तो फिर विमाता का संयत रहा, यह आपका सही हो जाता, लेकिन छात्र धर्म का अभाव नहीं है। इस कारण से दोनों एक साथ लिखे हैं, इसलिए गलत हो रहा है कि तीसरा पॉइंट इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि विमाता का संयंत्र इसमें है लेकिन छात्र धर्म का अभाव नहीं है। तो इस कारण से तीसरा पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक में किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, मातृगुप्त का है। चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त। ये सपनों का देश, त्याग और बलिदान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलाई जा सकती है? अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, कार्नेलिया का है। मानो कब दानों से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों? यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किसका है? उत्तर हो जाएगा सिंहरण का है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के अंत में सभी पात्र संवेद स्वर में करुणा कादम्बरी की वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, राज्यश्री नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों का वर्णन है, सही है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। दशरथ ओझा ने कहा है कि इस नाटक में मनुष्यता को पूर्णता तक पहुंचाने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें कल्पित पात्र कौन कौन है? प्रपंच बुद्धि है, मुदगल है, देवकी है। इस स्कंदगुप्त नाटक में सबसे अधिक गीत किसके हैं? तो देवसेना के हैं, सही है। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र भट्टारक, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी, विजया, दानव प्रवृत्ति के हैं। वहीं स्कंदगुप्त, देवसेना, पणगुप्त, बंधुवर्मा देव पात्र हैं। उत्तर हो जाएगा 17 का डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। देवसेना का जो गीत है आवेदना मिली विदाई, ये किस अंक में है? उत्तर हो जाएगा 5वें अंक में है। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। गीतों की संख्या 13, दृश्यों की संख्या 44। इसमें प्रमुख 3 घटना, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल का पराजय, सेल्यूकस का पराभव है। उत्तर हो जाएगा 19 का डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। चंद्रगुप्त नाटक का विषय क्या क्या है? विदेशियों से भारत का संघर्ष और संघर्ष में भारत की विजय दिखाया गया, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान और घरानंद का पतन दिखाया गया। चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी इसमें है। प्रेम और प्रेम के लिए बलिदान दिखाया गया है। त्याग और त्याग से सिद्ध हुई राष्ट्रीय एकता दिखाया गया है। तो 20 का डी हो जाएगा, सभी सही हैं। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें सबसे अधिक 7 गीत चतुर्थ अंक में और सबसे कम 1 गीत तीसरे अंक में है। तीसरे अंक में है। इस नाटक का पहला दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल के मठ से शुरू होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में इस नाटक का दूसरा अंक मगध में राजकीय उपवन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही, लेकिन तीसरा गलत है। जो दूसरा अंक है, मगध में राजकीय उपवन नहीं है।
दूसरा अंक है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष। तीसरा अंक का जो प्रारंभ है वो आप देखेंगे बिपाशा नदी के तट का शिविर लगा हुआ है। मगध में राजकीय उपवन जो है वो चौथे में है। ध्रुवसाम्नी नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। अंक 3 है। विषय वस्तु हर्षकालीन है। आधार ग्रंथ विशाख की रचना देवी चंद्रगुप्तम है। उत्तर हो जाएगा 1-3 सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि हर्षकालीन विषय वस्तु नहीं है बल्कि गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। ध्रुवसाम्नी में चंद्रगुप्त के बारे में सही कथन कौन सा है? यह रामगुप्त का भाई है, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा और योग्य उत्तराधिकारी जरूर है, लेकिन बड़ा बेटा नहीं है, छोटा बेटा है, इसलिए दूसरा हमारा नहीं होगा। 1-3 सही होगा। ध्रुवसाम्नी में रामगुप्त के बारे में सही कथन कौन सा? ध्रुवसाम्नी का पति है, शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली है, सकराज के साथ युद्ध के डर से ध्रुवसाम्नी को सौंपना चाहता है। उत्तर हो जाएगा डी। 1-2-3 तीनों सही है। 1-2-3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवसाम्नी में सकराज के बारे में सही कथन कौन सा है? ये कोमा का प्रेमी है, सही है। ध्रुवसाम्नी के प्रति आकृष्ट होता है, सही है। चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है, सही है। एक काल्पनिक पात्र है, गलत है। सकराज काल्पनिक पात्र नहीं है। काल्पनिक पात्र कौन कौन से? खिंगिल वगैरह सब काल्पनिक है, अभी मैंने बताया ही है। तो 1-2-3 सही होगा। ध्रुवसाम्नी नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? खिंगिल, मिहिरदेव, कोमा, मंदाकिनी ये सब काल्पनिक पात्र हैं। मंदाकिनी रामगुप्त की बहन है, शोषण के विरुद्ध विरोध करती है। कोमा मिहिरदेव की पुत्री है। कुबड़ा, खड़कधारणी, प्रतिहारी ये सब गौड़ पात्र हैं। उत्तर हो जाएगा डी। 1-2-3-4 सभी सही हैं। ध्रुवसाम्नी में गीतों का सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम कौन सा होगा, यानी पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है? आप देखेंगे यहाँ पर यह कसक भरे आंसू सहजा मंदाकिनी का जो गीत है ये सबसे पहले आपको मिलेगा, यानी पहला पोजीशन इसका होगा। उसके बाद में ये पहले अंक में है। उसके बाद में फिर देखेंगे दूसरे अंक में जो हमारा होगा वो पैरों के नीचे जलधर हो, पैरों के नीचे जलधर हो, ये हमारा मिलेगा। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे मिलेगा यौवन तेरी चंचल छाया, ये गीत आपको मिलेगा। और फिर अस्ताचल पर युति, तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1-4-2-3 पहला और दूसरे अंक का ही ये गीत है। जो यहाँ पर पहला गीत दिया गया और चौथा गीत दिया गया ये दोनों पहले अंक में है, जबकि दूसरा और तीसरा जो दिया गया ये दोनों गीत ये अंक 2 में है, दूसरा और तीसरा। ध्रुवसाम्नी में मंदाकिनी का कथन कौन सा है? विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ये अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। जिन स्त्रियों को धर्म के बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार नहीं, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वो अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा बी होगा। पहला चंद्रगुप्त का है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो पहला वाला कथन है ये चंद्रगुप्त का है, तो पहला होगा नहीं हम लोगों का। उत्तर हो जाएगा बी। 2 और 3। स्कंदगुप्त नाटक में पर्णदत्त जो मगध का महानायक है इसका कथन कौन सा है? राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज न बना देना। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस तरह नील कादम्बनी का मनोहर वातावरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? तो ये 3 के तीनों कथन मगध के महानायक पर्णदत्त का है। स्कंदगुप्त में धातुसेन का कथन कौन सा है? राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी कोई एक सुग्रीव हो गया था। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2, पहला और दूसरा। क्योंकि जो तीसरा कथन दिया गया, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कोई अधिकार मिलता है, ये भट्टार्क का है। ये जो कथन है तीसरा ये भट्टार्क का है।
स्कंदगुप्त में मातृगुप्त का निम्न कथन किससे है? मातृगुप्त ने किससे कहा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई? तो ये कहता है मुदगल से। मुदगल से। स्कंदगुप्त में भट्टारक का कथन कौन सा है? एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूचाग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। जो तीसरा कथन है ये मातृगुप्त का है, भट्टारक का नहीं है। किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कि मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूचक्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। ये मातृगुप्त का है, मातृगुप्त का। कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में शब्द सा ऐसे ही पूछ लिया जाए। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि मैं मूर्ख नहीं कि सूचक्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त गिराऊं कथन किसका है? तो मातृगुप्त का है। केवल इतना ही पूछा जा सकता है। और जब पेपर हल कराते हैं, मैंने कहा था देखिए ये मैंने बताया था, इस प्रश्न में जाकर देखिए लिखा हुआ है कथन, तो लोग कहते हैं सर मुझे तो नहीं मिला। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। स्कंदगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। और इस समय ये भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ अपने पेड मेंबर्स को पढ़ाया जा चुका, पूरे क्लास में ये सारी चीज़ें लोगों को दी गई हैं। ऐसे थोड़ा जीआरएफ का रिजल्ट आता है। आप खुद देख रहे हैं कि रिवीजन ये कराया जा रहा है, डेली लोगों को सीरीज़ दी जा रही है, अच्छा खासा लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पढ़ रखा है। पूरी ईमानदारी के साथ 100% मैं अपना देता हूँ। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो माइंड में ये सेट कर लीजिए कि कोई किताब नहीं उठानी है, अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज हल करना है जितना यहाँ से मिलेगा। और जो लोग मेरे बताए हुए पथ पर चलते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछले वाले में यूपी में 27 लोगों का फाइनल हुआ था। और जो लोग अंत में जब परीक्षा पास आती है, 15-20 दिन बचता है, तब फिर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। ये किताब पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें, उससे भी देख लें, ये भी नोट्स देख लें। उस चक्कर में जहाँ पढ़ना शुरू करते हैं वही फिर वो बैक हो जाते हैं। बैक इसलिए हो जाते हैं कि जो उन्होंने पूरा पढ़ रखा 6 महीने, उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं और अलग के चक्कर में भटक जाते हैं। तो भटकाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी सीरीज से आप देखेंगे कि जब पेपर आएगा, जो लोग देख रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। मैं फिर कह रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेगा। पूरे 200 प्रश्न हैं इस सीरीज में। तो 33 का हो जाएगा आपका बी, बंधु वर्मा की बहन। चंद्रगुप्त नाटक में गीतों का सही क्रम क्या होगा? गीत एक बार देख लिए। तुम कनक किरण के अंतराल में सुहासिनी का गीत, निकल मत बाहर दुर्बला मात राक्षस का गीत, प्रथम यौवन मत मदिरा से मत अलका का गीत, अरुण या मधुमय देश हमारा कार्नेलिया का गीत। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। चंद्रगुप्त नाटक में गीतों का सही क्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 35 देखें। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो अलका का गीत, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा सुहासिनी का गीत, सुधा सीकर से नहला दो कल्याणी का गीत, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला नेपथ्य गान। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 क्रम से हैं। अब परीक्षा में केवल इतना पूछा जा सकता है कि सुधा सीकर से नहला दो गीत किस पात्र का है? चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? कल्याणी का है। इतना ही पूछा जा सकता है कि बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का गीत है? अलका का गीत है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जब आप डिटेल पढ़ेंगे, इस तरीके से इतना मेहनत करेंगे, तो जाहिर सी बात है परीक्षा में प्रश्न मिलेगा। तो अभी तक जो आप देख रहे हैं लगभग 19-20 मिनट हो गया है। आपको एहसास हो गया होगा कि किस तरीके का मैटर दिया जाता है, किस तरीके का रिवीजन कराया जाता है। अपना कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि कितना आपके लिए उपयोगी है, आपने पढ़ रखा था, आप जो इस समय रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है। चंद्रगुप्त नाटक में मालविका का गीत कौन सा है? मधुप कब एक कली का था, मालविका का गीत है। बज रही बंसी आठों याम की मालविका का गीत है। वो मेरी जीवन की स्मृति, वह अंतर के आतुर अनुराग मालविका का गीत है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती संवेद गान है जिसमें अलका गाती है। तो पहला हो जाएगा 1, 2, 3,
ये अलका का है। चंद्रगुप्त नाटक में निम्न गीत किसका है? सखे वह प्रेममयी रजनी, किसका गीत है? तक्षशिला की राजकुमारी, सक्टार की कन्या, मगध की राजकुमारी, सेल्यूकस की कन्या। विकल्प थोड़ा मैंने डिफरेंट तरीके से बना दिया। सखे वह प्रेममयी रजनी गीत किसका है? उत्तर हो जाएगा सक्टार की कन्या। सक्टार की कन्या अर्थात किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सुहासिनी की। सक्टार की कन्या कौन है? सुहासिनी है। अब इससे पात्र परिचय भी आपका तैयार होगा। जैसे तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? अलका है। मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी है। सेल्यूकस की कन्या कौन है? कार्नेलिया है। तो ये भी आपका तैयार हो रहा है, साथ में पात्र परिचय। चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है कि ग्रीक की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण की प्रार्थना है। तो ये ब्राह्मण की प्रार्थना कौन है? ब्राह्मण ये कौन कह रहा है? चाणक्य कह रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सुहासिनी का कथन कौन सा है? प्रेम स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। सुहासिनी का है कथन। यह सूर्य रश्मियों का सरस ग्रहण कितना निष्काम कितना निवृत्तिपूर्ण है। सुहासिनी का कथन है। मदिरा की प्याली में तू स्वप्न की लहरों को मत आंदोलित कर, स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया का है। आपका पहला हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा आपका नहीं होगा। हेलो, हाँ अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ये कार्नेलिया का है। चंद्रगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है? मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है, निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता हो जाता है। सिंहरण का कथन सही है। वर्तमान भारत की नियत मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है। चाणक्य का कथन सही है। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त का कथन। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों कथन सही है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का कथन कौन सा है? मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। बिल्कुल चंद्रगुप्त का कथन है। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर, ये मालविका का है। दूसरा वाला जो कथन है ये मालविका का है, यानी पहला तीसरा आपका सही होगा। जो दूसरा दिया गया है वो मालविका का है, मालविका का है। तो चंद्रगुप्त का पहला भी है और दूसरा तीसरा भी है कि यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र का क्या? जीवन संग्राम। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन कौन सा है? उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही आंचल में छुपाया रहता है। चाणक्य का कथन है सही है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। चाणक्य का कथन कौन सा है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तो यहाँ पर शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, ये अमात्य राक्षस कहता है। पहला होगा, पहला दूसरा सही है, ये अमात्य राक्षस है। अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के गीतों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देवसेना के ये गीतों का क्रम है 1 2 3 4 क्रम से ही है। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, घने प्रेम तरु तले, मांझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। स्कंदगुप्त में देवसेना का गीत कौन सा है? देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, आवेदना मिली विदाई, ये देवसेना का गीत है। लेकिन स्मृति के सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, ये नहीं है, ये मातृगुप्त का है, मातृगुप्त का। स्कंदगुप्त नाटक में लंका राज का कुल श्रमण कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रख्यात कीर्ति। बाकी खिंगिल को जानते हैं, ये तो घोर आक्रमणकारी था। मुदगल विदूषक के रूप में, विदूषक कौन है पूछ लिया जाए कि स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक कौन है तो मुदगल है। प्रपंच बुद्धि कौन है तो बौद्ध कापालिक है। प्रख्यात कीर्ति कौन है? कुल श्रमण है। हो सकता है ऐसे मिलाने के लिए आ जाए, तो अगर यहाँ पर जाने रहेंगे आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्कंदगुप्त नाटक में ये गीत किसका है? बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो, तो ये स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त में कुमार दास किसका नाम है?
धातुसेन का नाम है कुमारदास। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के परिचय का सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? गोविंद गुप्त मगध का सम्राट है, पर्णदत्त मगध का महानायक है, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास हैं। तो यहाँ पर गोविंद गुप्त मगध का सम्राट नहीं है, मगध का सम्राट कुमारगुप्त है ना, मगध का सम्राट कुमारगुप्त है, मगध का सम्राट कुमारगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक में पात्रों का परिचय का सही कथन कौन सा होगा? सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है, सही है। बंधु वर्मा मालवा का राजा है, सही है। भीम वर्मा बंधु वर्मा का पिता है, गलत है, पिता नहीं है, भाई है, भाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे प्रश्न कैसे लग रहे हैं? 50 प्रश्न अभी हुआ है, 50 प्रश्न अभी केवल हुआ है। 200 प्रश्न हैं जो लोगों को दिए गए हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको दिए गए हैं, लेकिन फिर भी 50 प्रश्न हम पब्लिश करते थे, आज मैं 100 प्रश्न पब्लिश कर रहा हूं। आप देखें, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा ना करो, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी का है। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है, उपर्युक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, ध्रुव स्वामिनी। निम्न में से मिहिरदेव का कथन कौन सा है? मिहिरदेव का कथन कौन सा है कि मनुष्य मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, ये मिहिरदेव का नहीं है, दूसरा वाला पुरोहित का है। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, ये पुरोहित का है, पुरोहित का कथन है। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, ये भी मिहिरदेव का ही है। 54 में देखें, सखराज किस प्रकार की झांझ वाले नाच की प्रबंध की बात करता है? तो सोने की झांझ, झांझ जिसको छोटा मजीरा, जो मजीरा होता है झांझ का छोटा होता है, झांझ का छोटा रूप मजीरा, तो सोने वाली झांझ। मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महात्मयी मूर्ति पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह कथन किसका है? तो कोमा का है। मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति मंद करो, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। किसके लिए कहा गया है? तो चंद्रगुप्त के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? तो चंद्रगुप्त के लिए। मंदाकिनी ने किससे कहा? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए। उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो अपनी पवित्रता की दुदुम्बी बजाते हैं वह सब के सब साधु होते हैं ना, यह कथन किसका है? तो ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समस्या अवश्य है, किंतु यह नाटक समस्या नाटक नहीं है। किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त ने किसे अबोध विदेशी हसोड़ कहा है? उत्तर हो जाएगा धातुसेन को कहा है, धातुसेन को। स्कंदगुप्त नाटक में किसके किसके वार्तालाप में गीता महाभारत की बात हुई है? उत्तर हो जाएगा डी, मातृगुप्त और मुद्गल। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैंने पूरा स्कंदगुप्त नाटक पढ़ लिया, मुझे तो नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास किताब है तो पहला अंक देखिए, अंक 1, अंक 1 में देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर अंक 1 बड़ा है, कितना देखेंगे? चलो अंक 1 में ये भी बता दें, दृश्य 6 में पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। मातृगुप्त के आंतरिक द्वंद्व का कारण क्या था? आंतरिक द्वंद्व का कारण था समाज में कवि को सम्मान न मिलना, प्रेयसी मालिनी के वेश्या बन जाने की पीड़ा, ये आंतरिक द्वंद्व है। पहला और दूसरा होगा, तीसरा नहीं। अनंत देवी द्वारा देवकी की हत्या के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? उत्तर हो जाएगा रामा शामिल नहीं थी। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा भट्टार्क का है। स्कंदगुप्त का कथन कौन सा है? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, ये तो विजया का कथन है, ये विजया का कथन है। हमसे पूछा गया है स्कंदगुप्त का कथन कौन सा है?
रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो, यह स्कंदगुप्त का यानी उत्तर हो जाएगा बी। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि की, यह कथन देवसेना का है, देवसेना का है। ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वह त्याग और क्षमा की मूर्ति है। यह कथन किसका है? तो ये अगर ध्यान दें या लिखना चाहें या फिर आपने पढ़ा हो सकता भूल गए हो, धातुसेन का है। ये तो रिवीजन करने का समय है, तो ध्यान रखिएगा। सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, विजय का कथन है। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो, स्कंदगुप्त का कथन है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि की, देवसेना का कथन है। ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वह त्याग और क्षमा की मूर्ति है, धातुसेन का कथन है। हम देश के प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख लें, यह कथन किसका है? तो सर्वनाग का है। स्कंदगुप्त नाटक का अंत किसके आंसू और करुणा उच्छ्वास से होता है? उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के किस अंक में स्कंदगुप्त की माता देवकी का देहांत दिखाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा चौथे अंक में, सी हो। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत है, निश्चेष्ट शांति मरण है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा धातुसेन का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये भी है। स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क के का कथन कौन सा है? तो निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता, ये भट्टार्क का कथन है, सही है। शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा, ये भी भट्टार्क का है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, ये जयमाला का है। पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा कथन भट्टार्क का नहीं है, जयमाला का है, जयमाला का है। स्कंदगुप्त नाटक का अंत ना तो सुखांत है और ना दुखांत, यह प्रसादांत है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रसाद के नाटकों में भारतवर्ष की अंतश्चेतना के दर्शन का सिंहद्वार अनावृत हो गया है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। स्कंदगुप्त नाटक के चौथे अंक के अंत में जब स्कंदगुप्त मूर्छित होता है तो उसे कौन उठाता है? कमला उठाती है, यहां पर सी हो जाएगा कमला। चंद्रगुप्त नाटक में विवाहित स्त्रियों को किसने काटा छटा हुआ शोभा वृक्ष के समान बताया है? उत्तर हो जाएगा सुवासिनी बताती है। चंद्रगुप्त नाटक में राक्षस को किसने पाप की मलिन छाया कहा है? उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया ने कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में किसके शिविर में नर्तकी गाती हैं कि भाव निधि में लहरिया उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भट्टार्क के शिविर में। स्कंदगुप्त नाटक में सैनिक को किसने कहा कि तुम यथार्थ की जननी जन्मभूमि की संतान हो? तो ये कहा गया स्कंदगुप्त के द्वारा। ध्रुवसाम्नी नाटक में निम्न कथन किसके लिए कहा गया? किसके लिए कहा गया, ये ध्यान दीजिएगा। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर में जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तुम अपनी तकलीफ पर ऊन काटती रहना और कहानी कहना, मैं उसे सुनूंगा। ये कौन कह रहा है? किसके लिए कहा गया? कोमा के लिए कहा गया है। कौन सूत काटती रहेगी? कोमा। किसके लिए कहा गया? तो कोमा के लिए। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे 1969 ईस्वी में धर्मयुग पत्रिका के कितने अंकों में छपा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 अंकों में छपा। धर्मयुग के जो 3 अंक प्रकाशित हुए बार बार, तभी एक छपा था 19 जनवरी को, 19 जनवरी वाले अंक में छपा था, 26 जनवरी वाले अंक में छपा था और 2 फरवरी वाले अंक में छपा था। 3 अंक कौन कौन से, वो भी मैंने आपको बता दिया। आधे अधूरे नाटक को 2 मार्च 1969 ईस्वी में किस नाट्य संस्था द्वारा अभिमंचित किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, देशांतर नाट्य संस्था। आधे अधूरे नाटक की महिला पात्र कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है, गायत्री नहीं है। आधे अधूरे में सुरेखा का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा डी, किन्नी की सहेली है। आधे अधूरे नाटक का विषय क्या है? तो मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह दिखाया गया, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया, परिवार विघटन की समस्या दिखाया गया, वैवाहिक संबंधों की विडंबना भी दिखाई गई, आधुनिक नारी का चित्रण भी किया गया, नारी मुक्ति की भावना का चित्रण किया गया, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा को भी दिखाया गया। तो आपका डी हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? आधे अधूरे सावित्री की उम्र लगभग 40 वर्ष है, अशोक की उम्र 21 वर्ष है, किन्नी की उम्र 12-13 वर्ष है, बिन्नी की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं।
पहले आने वाले ने तो काम दे ही दिया है, अब सिंघानिया भी जरूर काम देवेगा। यह कथन किसका है? तो ये महेंद्रनाथ का कथन है, महेंद्रनाथ का कथन है। अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। कौन कह रहा है? महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कुकू कौन कहता है? उत्तर हो जाएगा जगमोहन कहता है। काइयाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जुनेजा के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि जुनेजा बहुत काइयाँ है। सब के सब एक से बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक सा है। यह कथन किसका है? तो ये सावित्री कहती है जुनेजा से। कथन किसका है? सावित्री का है। सावित्री किससे बात कर रही होती हैं जिस वक्त ये कहती हैं? तो जुनेजा से बात कर रही होती हैं, उसी वक्त कहती हैं जुनेजा से। सब के सब मिट्टी के लौंदे हैं, केवल मिट्टी के लौंदे। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा छोटी लड़की कहती है। मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो ना खुद चलता है ना किसी और को चलने देता है। कथन सावित्री ने यह कथन किससे कहा? तो जुनेजा से कहा। सावित्री और जुनेजा के बीच जो वार्तालाप होती है, बात हो रही होती है, उसी वक्त सावित्री ने कहा। किससे कहा? तो जुनेजा से कहा है। किसके बारे में कहा? तो महेंद्रनाथ के बारे में कहा है। आधे अधूरे में किसे कहा गया कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला है? उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्रनाथ के लिए कहा गया। ये भी सावित्री जुनेजा के बीच जब बातचीत हो रही होती है तभी कहा गया है। आदमी सावित्री आधे अधूरे में किसे एक पूरा आदमी कहती है? तो वो जुनेजा को कहती कि एक तुम ही पूरे आदमी हो। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। सावित्री ने किससे? महेंद्रनाथ के बारे में कहा। तो अभी मैंने बताया कि जुनेजा के बीच वार्तालाप हो रही होती है, उसी वक्त कहा है, तो जुनेजा हो जाएगा। आधे अधूरे में उद्योग केंद्र सेंटर वाली लड़की कौन सी है? तो वरुणा है। सिंघानिया को जलवायु की दृष्टि से कौन सा देश पसंद है? उत्तर हो जाएगा इटली पसंद है। यहाँ सब लोग समझते हैं मुझे एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन को रात करती रहे। बड़ी लड़की। अशोक एयर फ्रिज में नौकरी कितने हफ्ते बाद छोड़कर वापस आ जाता है? उत्तर हो जाएगा 6 हफ्ते। महेंद्रनाथ का कथन कौन सा है? तो अंदर से मैं घर घुसरा हूँ, आराम तलब हूँ, मैं एक कीड़ा हूँ जिसे अंदर ही अंदर से इस घर को खा लिया है, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं हूँ, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ। तो ये 3 कथन यहाँ पर जो दिए गए ये महेंद्रनाथ के ही हैं तीनों। आधे अधूरे में अशोक जिस कैसानोवा पुस्तक पढ़ रहा था वो कैसानोवा कहाँ का निवासी है? उत्तर हो जाएगा इटली। तो 100 प्रश्न मैंने करा दिया, और करा दें? बताइए। चलिए करा देते हैं, लेकिन अपना कमेंट जरूर व्यक्त करिएगा। कमेंट करिएगा। 37 मिनट हो गया है, चलिए 50 और करा देते हैं। आधे अधूरे नाटक कितने खंडों में है? भाई जितना मुझसे हो सकता है उतना मदद आपकी कर ही देते हैं। परीक्षा में जो मिल जाएगा वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अशोक के बीमार पिता किस वाहन से घर आए थे? स्कूटर रिक्शा। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सावित्री। ये सावित्री खुद सोच रही है कि लोग यही तो कह रहे हैं कि सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है। तो सावित्री खुद सोच रही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का शीर्षक किस रचना से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पात्र कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा डी, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल सभी हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन कौन हैं? तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा सभी। मातुल, निक्षेप, रंगनी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियंगुमंजरी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका का कथन कौन सा है? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना है और आत्मप्रवंचना है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तीनों कथन अंबिका का है। ठहरो महापुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होकर भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मल्लिका का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का कथन कौन सा है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का मूल है। ये मल्लिका का कथन है। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो दुख नहीं है, ये सुख है माँ। तो ये भी मल्लिका कहती हैं। यह भी मल्लिका का कथन है। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों कथन इन्हीं का है।
आषाढ़ का एक दिन में निक्षेप ने किससे कहा कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है? तो ये अंबिका से कहता है। निक्षेप ने कालिदास के बारे में किससे कहा है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी? तो ये मल्लिका से कहता है। निक्षेप क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। यह कथन विलोम ने किससे कहा? कालिदास से। अंबिका ने किससे कहा तुम्हारा भग्ने लोकनीति में निष्णात है? उत्तर हो जाएगा बी मातुल से। मल्लिका का कथन कौन सा है? तो व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं, तो ये मल्लिका का कथन है, सही है। ये सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। ये प्रियंगु मंजरी का है। दूसरा जो कथन है वो मल्लिका का नहीं है। यहाँ के पत्र पहले भी मूल्यवान थे, आर्य मातुल, ये भी मल्लिका का है, यानी सी हो जाएगा 1 और 3। ये दूसरा जो कथन है वो प्रियंगु मंजरी का है, प्रियंगु मंजरी का है। निम्न में से विलोम का कथन कौन सा है? 115 देखें। विलोम का कथन कौन सा है? राजकीय पग धूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, बिल्कुल विलोम का कथन है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर ले जाना चाहते हैं, यहाँ के पत्थर मूल्यवान समझे जाने लगे थे, विलोम का कथन है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी, अंबिका का कथन है। पहला दूसरा हो जाएगा, विलोम का नहीं, अंबिका का है। तीसरा जो कथन है वो अंबिका का है। 116 देखें। प्रियंगु मंजरी का कथन कौन सा है? प्रियंगु मंजरी का कथन कौन सा है? राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है, साहित्य उसके जीवन का पहला चरण है। प्रियंगु मंजरी का कथन है। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहते हैं तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? ये प्रियंगु मंजरी का नहीं है, अंबिका का है, मल्लिका से। अंबिका कह रही है मल्लिका से, ये प्रियंगु मंजरी का नहीं है। जो तीसरा कथन दिया गया ये अंबिका का है। अंबिका मल्लिका से कहती हैं कि आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहते हैं तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैरों को पकड़ती तो थी। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी मातुल का है। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता, कथन किसका है? कालिदास का है। निम्न में से सही कथन कौन सा? आषाढ़ का एक दिन में दंतुल राजपुरुष है, आषाढ़ का एक दिन में अनुसर और नासिक अधिकारी, आषाढ़ का एक दिन में प्रियंगु मंजरी राजकन्या कभी पत्नी है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मल्लिका का है। हरिण शावक किसके बाणों से आहत हुआ था? उत्तर हो जाएगा दंतुल। मल्लिका और दंतुल के वार्तालाप में कालिदास के किस रचना का जिक्र आया है? उत्तर हो जाएगा ऋतुसंहार। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? प्रत्येक अंक के अंत में कालिदास मल्लिका को अकेला छोड़ जाता है, सही है। इसमें बताना है गलत कौन सा है। मल्लिका के पिता की मृत्यु महामारी के दौरान हुई थी, सही है। पहले अंक के आरंभ और अंत में आषाढ़ का मेघ गर्जन के शब्द सुनाई देता है, सही है। दूसरे अंक के आरंभ और अंत में भी आषाढ़ का मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है, गलत है। यही आपका डी वाला गलत होगा, गलत पूछा गया कौन सा है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के पहले और तीसरे अंक के प्रारंभ और अंत में मेघ गर्जन के शब्द सुनाई पड़ते हैं, सही है। कालिदास और मल्लिका के प्रथम और अंतिम मिलन का दृश्य और मौसम समान है, सही है। विलोम गांव के एक पात्र अष्टावक्र की बातों पर अपनी पत्नी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो ये भी सही है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही। अष्टावक्र जरूर ध्यान रखना कि विलोम किसके बातों में आकर, तो अष्टावक्र। मल्लिका अपने बच्ची को क्या बताती है कालिदास से? तो वर्तमान बताती है, अपना वर्तमान बताती है। कालिदास मल्लिका से क्या कहता है? तो कुमार संभव के तपस्विनी उमा तुम हो, ये भी कहता है। मेघदूत की यक्षिणी तुम हो, ये भी कहता है। अभिज्ञान शकुंतलम की शकुंतला तुम हो, ये भी कहता है। तो 126 का डी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आषाढ़ का एक दिन में आषाढ़ के मेघों की तरह किसके दिल के भाव की वर्षा हुई? उत्तर हो जाएगा मल्लिका। जब आषाढ़ का एक दिन में अंतिम अंक में कालिदास मल्लिका के घर पर आता है तो उसे कौन सी रचना मल्लिका दिखाती है? कालिदास की कौन सी रचना दिखाती है? तो मेघदूत। मल्लिका का कथन कौन सा है? अपनी बच्ची की ओर संकेत करके कहती है ये मेरे अभाव की संतान है।
ये बड़ी हो रही है मल्लिका, अब मैं अपनी दृष्टि के नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। ये भी मल्लिका का कथन है। तुमने लिखा था ना कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, लेकिन दरिद्र नहीं छिपता। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों मल्लिका का कथन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कहाँ का जिक्र नहीं है? तो मथुरा का जिक्र नहीं है। प्रियंगु मंजरी ने हरिण सावा की इकट्ठा करने के आदेश किसे दिया था? उत्तर हो जाएगा 2 और 3 विष्णु दत्त और इंद्र वर्मा। ये कौन बताता है जानते हैं? अंक 2 में विलोम बताता है, मल्लिका से ये विलोम बताता है, वहाँ ये जानकारी मिलती है। वह कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव को उसकी छाया में पकड़ लेती थी? यह कथन, उपर्युक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा अंबिका। हबीब तनवीर ने किन संस्थानों की स्थापना की? तो हो जाएगा आपका सी, नया थिएटर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। हबीब तनवीर के अनुसार उनके रंगमंच के सफ़र से सगे मील के तहत कौन है? उत्तर हो जाएगा आगरा बाजार है, मिट्टी की गाड़ी है, चरणदास चोर है। ए हो जाएगा 134 का ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। हबीब तनवीर के अनुसार उनके अपने थिएटर के विकास का स्रोत किस नाटक में मिलता है? उत्तर हो जाएगा आगरा बाजार में ही मिलता है। हबीब तनवीर के किस नाटक का अन्य नाम शाहजहाँपुर की शांताबाई है? उत्तर हो जाएगा बी, मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। हबीब तनवीर का नाटक कौन सा है? शतरंज के मोहरे भी है नाटक। कहानी नहीं बता रहे हैं, विधा पर ध्यान दीजिएगा। नाटक फिर आप कह दीजिए सर शतरंज के मोहरे तो इनका नहीं हो, तो कहानी है, क्योंकि कमेंट करने में लोग पीछे नहीं रहते हैं। ध्यान नहीं देंगे और फिर कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। आगरा बाजार नाटक में चित्रित समय कब का है? और हो सकता है मानवीय भूल कहीं एक आध हो जाए, वो अलग की बात है भाई। आदमी भी कोई कंप्यूटर नहीं है, मानवीय भूल हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि जो मुख्य रूप से किताब में दिया गया उस पर विश्वास किया जाए, न कि गाइडों में। जो मार्केट में गाइड आ रही हैं, अलग अलग प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट आ रही हैं, कुछ संस्थानों के स्पेशल किताब निकाली गई, कुछ संस्थानों ने निकाला है अपने तरफ से गाइड के रूप में, तथ्यों को देकर इकट्ठा करके। तो इस तरीके से उस पर नहीं, जो मूल रूप से किताब है उस पर विश्वास करते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। आगरा बाजार नाटक के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, इसमें तनवीर हबीब ने इसे 3 भाग में बांटा है। नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आगरा बाजार नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। पहला गलत है। इसका प्रकाशन वर्ष मिट्टी की गाड़ी के नाटक के बाद हुआ है, गलत है, पहले हुआ है, पहले हुआ है। आगरा बाजार नाटक के विषय में क्या शामिल नहीं है? तो आगरा बाजार जो नाटक है इसमें शायरों के जीवन का वर्णन किया गया है, सही है। बेरोजगारी का वर्णन है, सही है। साहित्य पर बिक्री पर व्यंग है, सही है। ताजमहल पर व्यंग्यता का प्रहार किया गया, गलत है, ये इसमें शामिल नहीं है। आगरा बाजार नाटक के पहले अंक के प्रारंभ में कितने फ़कीरों का गीत गाते हुए प्रवेश दिखाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 2 फ़कीरों का गीत। आगरा बाजार नाटक के में प्रतीकात्मकता का बेमेल जोड़ा कौन सा है? आगरा बाजार एक बाजार का प्रतीक है, गलत है। एक बाजार का प्रतीक नहीं बल्कि भारत का प्रतीक दिखाया गया है, पहला गलत है, ये बेमेल है। बाजार के चोर चक्के ब्रिटिश शासन के प्रतीक है। दरोगा के वसूली भ्रष्ट कानून व्यवस्था का प्रतीक है। व्यवसायियों का उलझना अपने देश के लोगों के आपस में लड़ने का प्रतीक है। आगरा बाजार में किसके द्वारा भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है? उत्तर हो जाएगा मदारी और बंदर और पतंग वाला। ढेले के 6 हमसे मद्दा कोई नहीं बेचे, ये आगरा बाजार में कौन कहता है? उत्तर हो जाएगा सी, लड्डू वाला। आगरा बाजार नाटक में कौन अपना माल बेचने के नज्म लिखवाने के लिए एकदम परेशान रहता है? उत्तर हो जाएगा ककड़ी वाला। आगरा बाजार नाटक में लड्डू वाला किसे कालिया कहता है और बैठने वाली जगह को लेकर झगड़ता है? उत्तर हो जाएगा ए, ककड़ी वाला। आगरा बाजार नाटक में मदारी द्वारा पूछे गए प्रश्न कौन से हैं? मदारी द्वारा पूछे गए प्रश्न कौन से हैं? तो सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, गलत, ये नहीं पूछा गया है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कैसे हुआ? अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर कैसे झपटा? सूरजमल जाट आगरा पर कैसे झपटा? तो ये कहा गया है। आगरा बाजार नाटक में आगरा को औंधा शहर किसने कहा है? तो मदारी ने कहा है और सोहदा ने कहा है, यहाँ पर ए हो जाएगा।
आगरा बाजार नाटक में मदारी द्वारा बंदर से पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं? तो फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आए, बिल्कुल ये पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, ये गलत, ये नहीं है। प्लासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया, बंगाल में क्या हुआ? तो 1, 3, 4 होगा, दूसरा नहीं होगा। 150 प्रश्न मैंने करा दिया। खैर आगरा बाजार पूरा करा देते हैं, उसके बाद आगे से जो होगा छोड़ देंगे। आजकल पैसे का नाम सुनते हैं लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। आगरा बाजार में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा लड्डू वाला। तरबूज वाला किससे कहता है कि भगवान झूठ न बोलावे भैया, 10 दिन में एक भी तरबूज हमने नहीं बेचा है? तो उत्तर हो जाएगा सी लड्डू वाले से। आत्महत्या करे मूर्ख, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। आगरा बाजार में उपर्युक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी ककड़ी वाला। कौन कहता है कि खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन के तालीम के हैं? उत्तर हो जाएगा ककड़ी वाला। आगरा बाजार नाटक के में अंक 1 के तहत कितनी बार फकीरों का गीत गाया गया है? उत्तर हो जाएगा 5 बार। आगरा बाजार नाटक में मियाँ नज़ीर की नवासी पंसारी के हाथ अचार लेकर जाती है, फिर आती है वापस करने। क्यों वापस करने आती है? क्योंकि उसमें चूहा मिलता है, मसाले में सना हुआ चूहा मिलता है। आगरा बाजार नाटक के अंक 1 में फकीरों के गीतों का आशय का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर एक क्रम से ही मैंने दिया है। बाजार की आर्थिक मंदी और व्यापारियों की स्थिति का चित्रण दिखाया गया, उसके बाद भूख, बेरोजगारी, लाचारी का चित्रण दिखाया गया गीत के माध्यम से, फिर गरीबी, तंगहाली का चित्रण दिखाया गया, और अंत में ईश्वर महिमा, दुख सुख में गुणगान करना चाहिए, ये दिखाया गया। आगरा बाजार नाटक में ककड़ी वाला किससे कहता है कि आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज और मेरी हैसियत कहाँ जैसे ज़मीन पर उड़ती खाक, किससे कहता है? तो तज़किरा नवीस से। 57 का सी हो जाएगा तज़किरा नवीस। आगरा बाजार नाटक में कौन सी टोलियां हैं जो गीत गाते हुए आती हैं? उत्तर हो जाएगा बालदेव जी की टोली और मादाहा गुरु नानक की टोली, माता रानी नहीं। आगरा बाजार नाटक में निम्न पंक्ति कौन गाता है? क्या ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन? उत्तर हो जाएगा डी 3 और 4 हिजड़ा गाता है और नज़ीर की नतनी कहती है ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। अरे आयावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत याद आ गया होगा आपको इस पंक्ति से। आगरा बाजार नाटक के अंक 1 का अंतिम फकीरों के गीत का सार कौन सा है? तो यहाँ पर पैसा ही सब कुछ है, ये इसका सार है जो अंतिम में गीत गाया गया है, सी होगा। आगरा बाजार नाटक के अंक 2 में फकीरों के गीतों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 2 गीत हैं। आगरा बाजार नाटक के अंक 1 में फकीरों का गीत कौन सा नहीं है? तो सब ठाठ धारा रह जाएगा जब लाद चलेगा, बन जा रहा यही फकीरों का गीत नहीं है, पहला ही हो जाएगा 162 का ए। 163 देखें। आगरा बाजार नाटक में कौन सा दुकानदार आता है? तो उसके हाथ में तोते का पिंजरा रहता है, उत्तर हो जाएगा पतंग वाला। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, आगरा बाजार में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा तज़किरा नवीस। आगरा बाजार नाटक के अंक 2 के बारे में सही कथन क्या है? तो इसमें अंत तक सभी पात्र नज्म गाकर सामान बेचने लगते हैं, सही है। इस अंक में हमीद मियाँ नज़ीर की गज़लें गाता है, सही है। इस अंक में सर्वाधिक गीत हमीद के हैं, सही है। अंधा भिखारी भी एक लड़के के साथ इस अंक में आता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अंक 2 में लिखा है, अंक 2 में नहीं। हाँ, अंधा भिखारी आता है लेकिन अंक 2 में नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 1, 2, 3 होगा। पहले नाव गणेश का लीजिए शीश नवाए, जाके कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। आगरा बाजार में ये गीत कौन गाता है? तो ये अंधा भिखारी गाता है। मैंने पहले बताया अंधा भिखारी है, लेकिन अंक 2 के बारे में पूछा गया, अंक 2 में नहीं है, इसलिए चौथा गलत है। आगरा बाजार नाटक में हरी कफनी पहने है जो पात्र है, उसके बारे में सही क्या है? तो उसका नाम मंजूर हुसैन है जो हरी कफनी पहने हुए है। घोड़े का व्यापारी पहले था। बेनी प्रसाद बताते हैं कि मंजूर बेनज़ीर पर आशिक है, वो मियाँ नज़ीर के साथ उठने बैठने वाला है, उत्तर हो जाएगा डी। मंजूर हुसैन से किसका याराना 20-25 वर्ष का है? उत्तर हो जाएगा पतंग वाला। हमें क्या मालूम था कि तुम्हारी शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा है, आगरा बाजार में ये कौन कहता है? ये सौदा किससे कहता है? उत्तर हो जाएगा सिपाही से। बेनज़ीर के कोठे में हमेशा किसका आना जाना रहता है? उत्तर हो जाएगा दरोगा का भी, मंजूर हुसैन का भी, सौदा का भी। फरहाद की निगाहें सीरी की हंसलियाँ हैं, मजनू की सर्द आहें लैला की अंगुलियाँ हैं। आगरा बाजार में यह गीत किसका है? उत्तर हो जाएगा ककड़ी वाला। अब इसके बाद सरसों सक्सेना का बकरी नाटक है। चलिए यहाँ तक मैंने कराया 54 मिनट में, तो ज़रूर अपना कमेंट करिएगा आप लोग। बाकी जो
पेड मेंबर्स हैं उनको लगातार टेस्ट सीरीज ऐसे ही दी जा रही है ताकि रिवीजन हो सके। पूरा ये सब पढ़ा दिया गया है, सिर्फ रिवीजन इस समय चल रहा है, तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ऐसे ही जब पढ़ाया जाता है, इतना ही मेहनत लोगों को कराया जाता है, तभी JRF का रिजल्ट आता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा और ज़रूर परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे। अगर आपने 1 घंटे लगभग समय दिया, 55 मिनट समय दिया, तो मैं ज़रूर मानता हूं कि आप लाभान्वित ज़रूर होंगे इससे। बाकी आप हमारे नंबर पर देख सकते हैं, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा के बाद में अगर कोई आपका मित्र है जुड़ना चाहता है तो आप उसे बता भी सकते हैं, हमारा नंबर भी दे सकते हैं। वो इस नंबर पर संपर्क करेगा तो उसको फीस और सारी जानकारी सब कुछ दे दी जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उससे लाभान्वित हों। और कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर ये नंबर मैंने लिख दिया है। वैसे हर वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास, तो नंबर भी आपके पास हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही टेस्ट सीरीज में कल, जब निबंध लोगों को कराएंगे। अब निबंध और अन्य विधा बचा है, 2 इकाई बची है और 4 दिन में कराया जाएगा 4 टेस्ट सीरीज, यानी 12, 13, 14, 15 4 दिन। 2 टेस्ट सीरीज निबंध पर, दो टेस्ट सीरीज अन्य विधा पर, 15 को अंतिम टेस्ट सीरीज दी जाएगी लोगों को। 16, 17 सब रिवीजन करेंगे अपना जितना दिया गया है और फिर 18 को पेपर दें।